जय हिंद दोस्तों कल 1 फरवरी है और देश का 2021 का बजट आने वाला है। और ये बजट ऐसे कालखंड में आ रहा है जब देश और दुनिया के लिए आर्थिक चुनौतियां खूब सारी हैं कोरोना काल की वजह से। अब जब बजट आता है तो हम बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं और रखना भी चाहिए। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में जो तंत्र होता है वह लोगों का ही होता है, यही उसकी खूबसूरती होती है। तो लोकतंत्र का बजट भी जो होता है वो लोगों को ही समर्पित होता है। अब इस बजट से भी डेफिनेटली हम सभी को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बजट जो होता है वह तो सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्लासिफाइड होता है। जब तक आ नहीं जाए तो हम लोग गैस वर्क कर सकते हैं। और जो गैस होता है उसका सबसे अच्छा जो गेस्चर होता है वह होता है कि पुराने आंकड़े और जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है। आर्थिक सर्वेक्षण के विषय में पिछली वीडियो में हमने बात की थी। अब इस बजट में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या अपेक्षाएं रखी जाए। देखिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि ऐतिहासिक बजट होगा, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो समस्याएं सामने खड़ी हैं, नेवर बिफोर 100 सालों में ऐसी समस्याएं देखी गई, ना देश ने देखी ना दुनिया में देखी। तो आप ये मान के चले कि नेवर बिफोर बजट होना है, लेकिन यह ड्रीम बजट नहीं होगा, क्योंकि अभी ड्रीम्स की बात नहीं है, अभी सच्चाइयों की बात है। सच्चाई के धरातल पर हमको खड़ा रहना है। और कोरोना काल में जो सबसे बड़ी 2 चुनौतियां हैं भारत सरकार के समक्ष, वह है एक तो नौकरियों का सृजन करना जो जा चुकी हैं लोगों की, और जिनकी सैलरीज कम हुई है उसको प्री कोविड लेवल पर लेके आना। ये 2 सबसे बड़ी चुनौतियां रहेंगी। अब इससे पहले हम आगे जाएं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पर हम बात करें। देखिए, भारत जो है वह पॉलिटिकली सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह बात सच है। लेकिन उतना ही यह सच है कि हम दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक गणतंत्र भी हैं। पॉलिटिकल गणतंत्र और पॉलिटिकल लोकतंत्र तो हैं ही सही है, साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक गणतंत्र भी हैं। हमारा स्ट्रक्चर जो है, आर्थिक स्ट्रक्चर, जैसे अमेरिका या ब्रिटेन या यूरोपियन यूनियन का है उस प्रकार का है, ना कि चाइना की तरह का है। हमारे देश में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है वो लगभग जीडीपी का 25 से 26% होती है। मतलब 75% के आसपास, 60% से ज्यादा जो जीडीपी को सपोर्ट करता है वो पब्लिक स्पेंडिंग करती है। इसी तरह से अमेरिका में भी यही होता है, यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन में भी यही होता है। लेकिन चाइना में इसका जस्ट विपरीत होता है। चाइना में जितनी पब्लिक स्पेंडिंग होती है उससे 2-3 गुना ज्यादा वहां की सरकारी स्पेंडिंग जो होती है वह उनकी जीडीपी को सपोर्ट करती है। और आपने देखा कि इसीलिए यह हुआ कि हमारे यहाँ पर लगभग 9% पब्लिक स्पेंडिंग कम हुई कोरोना काल में, और ऑलमोस्ट उतनी ही जीडीपी श्रिंक कर गई। तो आप देखिए कि जितनी पब्लिक स्पेंडिंग कम होती है उतनी देश की लगभग जीडीपी भी श्रिंक होती है। और पब्लिक स्पेंडिंग कितनी होती है? 30 लाख करोड़ रुपए का लगभग बजट होता है। लगभग 2 महीनों में ही पब्लिक इतनी स्पेंडिंग कर देती है। तो आप ये समझिए कि पब्लिक का पावर, पब्लिक स्पेंडिंग का पावर हमारे लोकतंत्र, हमारे गणतंत्र में क्या है, वो कितना बड़ा पावर है। अब जहां तक बात हुई इस साल के बजट की, इस साल का बजट मुझे लगता है कि सबसे पहले जॉब्स के ऊपर ही टारगेट करेगा। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे एमएसएमई को ज्यादा सपोर्ट करना, इजीली उनको वित्तीय सहायता मिल सके उस चीज की गारंटी देना, जो ऐसे नए लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको सरकार किस तरह से समर्थन कर सके, वो सब चीजें रहेंगी। फिर हम यदि आर्थिक सर्वेक्षण को देखें तो एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है उसमें कि वो चाहते हैं कि 2.5 से 3% गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो हेल्थ केयर पर हो। अभी जो होती है 1% होती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप एक बजट में 2.5 से 3% पहुंच सकते हो, लेकिन उस दिशा में आगे तो बढ़ना पड़ेगा आपको। तो हेल्थ केयर पर डेफिनेटली स्पेंडिंग बढ़ेगी। फिर आप मान के चलें कि डिजिटल कनेक्टिविटी, क्योंकि 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही है, जो देश इसमें पिछड़ जाएगा वो मान के चलिए कि उसने जो तरक्की की और आर्थिक उन्नति की बस है या ट्रेन है उसको मिस कर देगा। तो डिजिटल कनेक्टिविटी पर भारत सरकार डेफिनेटली प्रोत्साहित करेगी, उसको बढ़ावा देगी, उस पर स्पेंडिंग भी बढ़ाएगी। साथ ही रिसर्च एंड इनोवेशन, चूंकि
वेस्टर्न यूरोप पर्टिकुलरली की इकोनॉमी बहुत धराशायी हुई है। अभी भी कई जगहों पर लॉकडाउन है, वो उभर नहीं पा रहे हैं। तो इन इकोनॉमिक्स को पिछाड़ के भारत आगे निकल जाए, उसके लिए आवश्यकता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को प्रोत्साहन दिया जाए। उस दिशा में सरकार अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी। डिफेंस में हमको चाहते हुए नहीं चाहते हुए काफ़ी हद तक बढ़ाना पड़ेगी। काफ़ी हद तक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि चाइना का जो चैलेंज है वह भी है और पाकिस्तान का चैलेंज भी है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें आपको स्पेंडिंग बढ़ानी ही बढ़ानी है, चाहे कोरोना का काल हो या कोई भी काल हो। तो डिफेंस पर भारत सरकार की स्पेंडिंग डेफिनेटली बढ़नी है। एग्रीकल्चर के विषय में जो आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में जो योगदान है वह बढ़ेगा। और मुझे लगता है तीनों जो कृषि लॉज हैं, मैं भी पॉलिटिकल साइड पे बात नहीं कर रहा कि जिसकी वजह से लोग आंदोलन कर रहे हैं वो सब पॉलिटिकल रूप है, लेकिन आर्थिक रूप में हम बात करें तो तीनों जो लॉज हैं, जो 85% फार्मर जो गरीब है उसके बेनिफिट में है। क्योंकि क्या होता है कि उसकी सहन करने की शक्ति जो होती है प्राकृतिक मारों को, प्रकृति की जो विपदाएं आती है वो छोटे फार्मर के ऊपर, छोटे किसान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रहार करती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसमें उसको कवच मिलता है। जो प्राकृतिक मार होगी, प्राकृतिक आपदा होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वह सहेगा। वो पहले से रेट निर्धारित हो जाएगा कि किसान को कितने में अपनी फसल बेचनी है। तो इसकी वजह से लगभग मुझे लगता है 1.5% के आसपास कृषि में और भी विस्तार होगा। कृषि का जो पोर्शन है जीडीपी में वह बढ़ेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। जो कुछ भी होगा आपके पास लेकर आऊंगा। मैंने कुछ ही बिंदुओं में इसलिए यह पॉइंट्स रखे हैं, पूरा विश्लेषण रखा है क्योंकि हम बहुत ज्यादा कठिन इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, उससे जो वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको कोई बहुत ज्यादा बौद्धिक लाभ नहीं मिलता बजट के प्रति। और बौद्धिक लाभ बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से मैंने कहा आपको, इकोनॉमी का बौद्धिक लाभ इसलिए हम लोगों के लिए आवश्यक है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक गणतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत।